फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। मैं शोभा गौतम, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा से। आज हम जानते हैं कि भारतीय संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो आज हम इनका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं इसमें नामकरण के संबंध में। देखिए, भारतीय संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा कहलाता है संसद का प्रथम सदन और राज्यसभा कहलाता है द्वितीय सदन। लोकसभा को निम्न सदन माना जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को वरिष्ठ सदन कहा जाता है। तो ये दोनों, पहली चीज तो हमें ध्यान रखनी है कि संसद के दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जो राज्यसभा है उसको हम वरिष्ठ सदन कहते हैं। तो ये हमें इनके नामकरण के बारे में जानकारी रखनी है। दूसरा है प्रतिनिधित्व के संबंध में। देखिए, जो लोकसभा है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसके सदस्यों को जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन जो राज्यसभा है, चूंकि राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है और हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था में जो दूसरा सदन है वो हमेशा संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे यहाँ भी जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ एक विशेष बात हमें ध्यान रखनी है कि जिन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर राज्यसभा में मैं ये कहूँ कि संसद के दूसरे सदन में, संसद के उच्च सदन में इकाइयों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो समान दिया गया है। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में 50 स्टेट है, तो वहाँ का जो उच्च सदन है सीनेट, उसमें सदस्यों की संख्या 100 है, क्योंकि हर राज्य से 2 सदस्य लिए गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर राज्यसभा में जो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है वो समान नहीं दिया गया है, बल्कि वो उनकी पॉपुलेशन के आधार पर दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। नेक्स्ट है सदस्य संख्या के संबंध में। ये भी हमें ध्यान रखना है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552 और वर्तमान में है 545। राज्यसभा में अधिक से अधिक हो सकते हैं 250 और 250 में से भी 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और बाकी जो 238 है, 238 जो सदस्य हैं वो परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। और वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 233 प्लस 12। अब ये 12 मनोनीत सदस्य कौन से हैं, इनके बारे में हम चर्चा करें तो राज्यसभा में ये जो 12 मनोनीत सदस्य हैं इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और ये वो सदस्य होते हैं जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा या किसी क्षेत्र में कोई विशेष योग्यता प्राप्त हो। तो कुल मिलाकर ये हमें ध्यान रखना है, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250, लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 और राज्यसभा की वर्तमान में जो संख्या है वो है 245। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से राज्यसभा और लोकसभा की सदस्य संख्या में ये अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है निर्वाचन के संबंध में। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर, प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और उनका चुनाव किया जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के आधार पर।
दो तरह की निर्वाचन पद्धतियां होती हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, साधारण बहुमत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। नेक्स्ट है कार्यकाल के संबंध में। तो अगर हम कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल है 5 ईयर्स, और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के हर एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, और राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही सदस्य नए निर्वाचित हो जाते हैं। तो कार्यकाल की अगर हम बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 ईयर्स है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। लोकसभा भंग की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा का न तो विघटन होता है न राज्यसभा कभी एक साथ भंग होती है, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद नए निर्वाचित हो जाते हैं। अब हम थोड़ा दोनों की शक्तियों की तुलना विधेयक के संबंध में करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण विधेयक के बारे में। देखिए, साधारण विधेयक की अगर हम बात करें तो साधारण विधेयक के संबंध में जो लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों की शक्तियां सैद्धांतिक रूप से बराबर हैं। कैसे कि जो साधारण विधेयक है वो हम लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं पहले, और राज्यसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि किसी साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में अगर कोई मतभेद हो जाए, उस स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 108 में। अब उस संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। अब हम व्यवहारिक रूप से बात करें तो चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगनी से भी अधिक है, इसलिए विधेयक पर डिसीजन वैसा ही होता है जैसा लोकसभा चाहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से तो साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर हम बात करें तो व्यवहारिक रूप से लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की स्थिति दुर्बल है। नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन के संबंध में। अब हम संवैधानिक संशोधन की बात करें, देखिए तो संविधान संशोधन के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि जो संवैधानिक संशोधन संबंधी विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और वो तभी पारित माना जाएगा जब संसद के दोनों सदन अपने विशेष बहुमत से उसे पारित करें। और तो अगर और सपोज कीजिए दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो वो विधेयक गिर जाता है, उस पर कोई भी आगे जॉइंट सेशन उस पर नहीं बुलाया जाता। तो संवैधानिक संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है। नेक्स्ट है वित्तीय विधेयक के संबंध में। तो जो वित्तीय विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। लोकसभा से पारित होने के बाद जब वित्त विधेयक राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकती है, या राज्यसभा इसे अस्वीकार भी कर सकती है, लेकिन उसके पास केवल 14 दिन का समय होता है, और अगर 14 दिन के बाद वो विधेयक अपने आप ही पारित माना जाता है। तो एक तरीके से वित्तीय विधेयक के संबंध में सारी शक्तियां लोकसभा के ही पास है, राज्यसभा के पास मात्र इतनी शक्ति है कि वो किसी वित्तीय विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकती है। नेक्स्ट है कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में। कार्यपालिका पर अगर हम नियंत्रण की बात करें तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्रियों के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, यानी कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल,
वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इसलिए वास्तविक कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। अर्थात वैसे तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है, लेकिन लोकसभा के पास अविश्वास प्रस्ताव की शक्ति है, जिसके द्वारा वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को पद से हटा सकती है, लेकिन ये शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। अब हम बात करें अन्य कार्यों और अधिकारों के संबंध में। तो देखिए कुछ और भी ऐसे कार्य हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाभियोग की, तो महाभियोग लगाने का अधिकार भी दोनों को है, लोकसभा भी लगा सकती है, राज्यसभा भी लगा सकती है ना। और ये होता है कि एक सदन अभियोग लगाता है और दूसरा उसकी जांच करता है। इसके अलावा और भी हम शक्तियों की बात करें तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनको पद से हटाने के लिए भी दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। इसी तरह राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां हैं, जो संकटकालीन उद्घोषणा अगर राष्ट्रपति करता है तो संकटकालीन उद्घोषणा दोनों सदनों से स्वीकृत होना जरूरी है। अब हम बात करें राज्यसभा की अनन्य शक्तियां। देखिए राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उसके पास दो ऐसी अनन्य शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास नहीं होती। आइए देखते हैं वो कौन सी शक्तियां हैं। तो देखिए पहली शक्ति का उल्लेख है आर्टिकल 249 में, 249। आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से घोषित कर सकती है कि राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के अमुक विषय पर कानून बनाना चाहिए। यानी कि राज्यसभा के पास ये अधिकार है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये पारित कर सकती है कि संसद राज्य सूची के अमुक विषय पर कानून बनाए। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई विषय राज्य सूची में है, लेकिन यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर देती है और वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए विशेष बहुमत से, अगर राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। और बाकी हम जानते हैं कि संसद कानून बनाती है संघीय सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 249 ये कहता है कि यदि राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित कर दे कि अमुक विषय पर कानून लोकसभा बनाए या अमुक विषय पर कानून पार्लियामेंट बनाए, तो उसको कानून बनाने का अधिकार है। दूसरी अनन्य शक्ति है आर्टिकल 312 के तहत, और अनुच्छेद 312 ये कहता है कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। यानी कि नई अखिल भारतीय सेवाएं, नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का अधिकार राज्यसभा के पास है। तो इस तरीके से राज्यसभा की दो अनन्य शक्तियां कौन सी हुई? एक तो है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना, और दूसरा हो गया कि नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करना। तो आज हमने ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तुलना हमने देखी, और हमने ये देखा कि निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम दोनों की शक्तियों का कंपैरिजन करें
तो नो डाउट जो लोकसभा है वो राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है और अच्छा भी है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने के साथ साथ संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था में अंतिम निर्णय की शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होनी चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित द्वितीय सदन अर्थात राज्यसभा को नहीं। और देखिए, जब संविधान हमारा बन रहा था तो जो संविधान निर्माता थे उनके मन में भी ये बात थी कि जो राज्यसभा है वो प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी सदन के रूप में हो, एक प्रतिद्वंदी सदन के रूप में ना हो। थैंक यू।